प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, रासायनिक विज्ञान में क्या होता है और इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, जिसमें कि सभी गैलेक्सीज आती हैं, सभी ग्रह आते हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो किससे बना हुआ है? जो हमारा ब्रह्मांड है वो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। मतलब किससे? हमारा जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, मतलब द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। और हम जानते हैं कि द्रव्य में निरंतर क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, कोई चीज मिटती है, उसका रूप परिवर्तित होता है, पुनः दूसरे रूप में आ जाती है। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या हुआ, सड़ने के बाद मिट्टी मिल जाती है, फिर उसका कोई और रूप बनता है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, मतलब उनका केवल रूप परिवर्तन होता है। तो विज्ञान का एक तथ्य होता है, एक तथ्य है कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा ब्रह्मांड पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, मतलब द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उन द्रव्य में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पदार्थ में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है दो प्रकार का। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल चेंज बोलते हैं, और जो दूसरा है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो पदार्थ में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल चेंज एंड रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है केमिकल चेंज। किसी भी पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा और एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अभी हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक, ऊपरी, दिखने वाली। भौतिक का मतलब ये होता है कि उसका ऊपर से दिखने में वो परिवर्तन हो, उसके आंतरिक गुणों में न परिवर्तन हो, या जिन घटकों से मिलकर वो पदार्थ बना है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में जो है, इसका केवल आकार बदल सकता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, शेप में परिवर्तन हो सकता है, आकृति में, बनावट में, साइज में परिवर्तन हो सकता है, शेप में परिवर्तन होता है, और उसकी जो ऊपरी अवस्था होती है, अवस्था, उसकी जो स्टेट होती है उस अवस्था में परिवर्तन होता है। किसी भी पदार्थ के जब आकार बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए या उसकी अवस्था बदल जाए, लेकिन उसका जो है रासायनिक गुण न बदले, तो इतनी चीजें तो बदल जाती हैं, लेकिन जो है रासायनिक जो गुण होता है उसका, रासायनिक गुण जो है वो नहीं बदलता है। जो उसके आंतरिक घटक होते हैं, जिन घटकों से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है उसके ऊपरी परिवर्तन, दिखने में उसमें परिवर्तन हो, लेकिन उसके आंतरिक घटकों में अपने परिवर्तन ना हो। जिस तत्वों से या जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है उसमें कोई परिवर्तन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जल हो गया, जल, जल में क्या पाया जाता है? जल में दो घटक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O इसका फार्मूला होता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है। हाइड्रोजन जो है 2:1 के मिलकर जो है वो जल का निर्माण करते हैं। यदि हम इसमें परिवर्तन कर दें और इसको ठंडा कर दें, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला दें, तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में। बर्फ में बदल जाएगा। तो इसका केवल देखिए, जल लिक्विड था और जो बर्फ है
वो ठोस बन गया। तो इसका क्या परिवर्तन हुआ, इसकी भौतिक बनावट में परिवर्तन हुआ, मतलब इसका साइज और शेप और इसकी दशा बदल गई, लेकिन जो इसके रासायनिक गुण हैं और जो इसमें घटक थे H2O, बर्फ में भी H2O ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसी जल को हम क्या करें, गर्म कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं जल लिक्विड था, लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये भाप बन गया, कहने का मतलब ये गैस बन गया। तो क्या हुआ, इसका रूप परिवर्तन हुआ, इसके साइज में परिवर्तन आ गया, इसके आकार में परिवर्तन आ गया, इसकी आकृति में परिवर्तन आ गया, इसकी बनावट में परिवर्तन आ गया, लेकिन इसमें जो घटक थे H2O वो अभी भी इसमें विद्यमान है, और जो इसके गुण हैं वो अभी भी इसमें हैं। और जब इस वाष्प को हम ठंडा कर देंगे तो पुनः जो है ये फिर जल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझने में आती है कि भौतिक परिवर्तन जब होगा तो उसमें केवल भौतिक बनावट में चेंज आता है, उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उसके स्वाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब हम पुनः जो है उसकी मूल अवस्था में हम ला सकते हैं। जैसे जल क्या है, मूल अवस्था है, जल से बर्फ बना, ठीक है, और बर्फ से फिर पिघलकर जल बन जाएगा, जल से भाप बना और भाप जो है संघनित होकर फिर जल बन जाएगा। कहने का मतलब इसमें जो है पदार्थ जो है अपनी मूल अवस्था में पुनः वापस लौट सकता है, मतलब ये परिवर्तन जो होता है वो टेम्परेरी होता है। भौतिक परिवर्तन जब होता है किसी पदार्थ में तो वो टेम्परेरी परिवर्तन होता है, कहने का मतलब वो परमानेंट नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन होता है। उसमें पदार्थ में जो परिवर्तन हुआ रहेगा वो मूल पदार्थ में पुनः वापस आ जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं ये वाला हो गया हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब होता है बर्फ बनना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वाष्पन हो रहा है, एवापोरेशन होता है। जब वाष्पन होता है तो क्या है, जल जो है हीट हो जाता है तो वो भाप बनकर गैस बनके वाष्पित हो जाता है, लेकिन जब वही वाष्प जो है पुनः ठंडा हो जाता है तो पुनः जल के बूंद के रूप में बन जाता है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन हैं, और संघनन हो गया, संघनन वही चीज है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, जैसे कि कपूर को हम जला दें, कपूर क्या करें, किसी कांच के उसमें ढक दें उसको और कपूर को जला दें, और कपूर जब जलेगा उसके बाद वो कपूर जो है उस कांच के परत में जाके सफेद सफेद जम जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पुनः कपूर ही है जो कि जमा हुआ है, सूखने के बाद फिर वो परत परत निकल आएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि केवल उसका रूप परिवर्तन हुआ, उसको पुनः अपनी अवस्था में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसमें जो परिवर्तन होगा इसके साइज में तो परिवर्तन होगा ही, आकार में परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब शेप में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसकी मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरीके का भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जो इसके आंतरिक घटक होते हैं, आंतरिक घटक जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। आंतरिक घटक में भी परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद इसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो। फिर उसके बाद ये जो है अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन। एक बार हो गया परिवर्तन तो दोबारा अपनी मूल अवस्था में वो पदार्थ नहीं लौट सकता है, ठीक है। तो ये होता है अस्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कागज हो, कागज को आप क्या करें, जला दें, जलाने पर ये क्या बन जाता है, जलाने पर ये राख बन जाता है। कागज को जब जला दिया जाता है तो राख बन जाता है। कागज मूल रूप में है क्या, कागज मूल रूप में वो सेलुलोज है, और जब सेलुलोज को जला दिया जाता है तो वो राख बन जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, राख बन जाती है।
अब क्या आप जले हुए इस राख कागज को, उस राख को पुनः आप कागज में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। कहने का मतलब एक बार जो परिवर्तन हो गया तो उसको पुनः हम मूल अवस्था में नहीं ला सकते। वो एक बार हो गया तो हो गया, परमानेंट है, अब वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो कह रहा है एक बार मुझे जहाँ डाल दोगे मैं पुनः अपनी अवस्था में नहीं आऊंगा। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। और आप देखेंगे सेलुलोज जब कागज होता है तो उसका कलर भी अलग होता है, उसका बनावट भी अलग है, साइज भी अलग है, और उसका जो स्वाद होगा वो भी अलग होगा, और उसमें जो घटक होंगे वो भी अलग होंगे। लेकिन जब ये राख बन जाता है तो राख बनने के बाद कागज वाले कोई भी गुण राख में नहीं रह जाएंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या आप कह सकते हैं जितने भी आयल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, ठीक है, या दूध हो। जैसे एलपीजी की बात करें हम, जो एलपीजी हम लोग घर में रसोई गैस के रूप में यूज करते हैं, एलपीजी 15 लीटर 14 लीटर का एक सिलेंडर भराते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो पुनः क्या उस जो खत्म हुआ गैस है, क्या उसको पुनः हम रिकवर कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो सिलेंडर बार बार भराना ही नहीं पड़ता और बहुत सारा खर्चा बच जाता। तो एलपीजी में जो परिवर्तन हो गया, एक बार ये खत्म तो खत्म, पुनः इसको नहीं वापस लाया जा सकता। आपने अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसको जब हम यूज कर डालते हैं तो क्या उसको पुनः 1 लीटर पेट्रोल में हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब दूध होता है, दूध से जब हम दही बना देते हैं, क्या बना देते हैं? दूध से जब दही बन जाता है तो क्या दही को पुनः हम दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का गुण भी अलग होता है, दूध का स्वाद अलग होता है, लेकिन जब ये दही बन जाता है तो इसका स्वाद, इसके जो रासायनिक घटक होते हैं, इसका रूप, इसका कलर, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन है। आया समझ में आपको? दूसरी चीज, जैसे छोटा सा बच्चा है और वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा बच्चा था, इतना बड़ा हो गया, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब उस बच्चे को आप पुनः छोड़ के नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब वो बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके गुण में भी परिवर्तन आ गया, उसके शेप में भी परिवर्तन आ गया, साइज में भी परिवर्तन आ गया, और रिवर्सिबल नहीं है, मतलब परमानेंट परिवर्तन हो गया। तो परमानेंट हो गया तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है? अब वो बुढ़ा हो गया तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। छोटा सा पौधा है, अब वो बड़ा का पेड़ बन गया, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जो है आप जला दें और जलाने के बाद राख बन गई, उसको पुनः लकड़ी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके के जितने भी परिवर्तन हम लोगों के जीवन में होते रहते हैं, वो हम समझ सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इतना परिवर्तन तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में अब रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रियाएं, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो कहलाती है रासायनिक अपक्रिया, ठीक है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बना देते हैं। कैसा पदार्थ? नया पदार्थ बना देते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नया पदार्थ
पदार्थ बना देते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, उनमें क्या होगा, दोनों जो है जब मिलेंगे, जैसे मैं अभी बात करता हूँ, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन। कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, इसको आप पदार्थ भी कह सकते हैं, इसको भी पदार्थ कह सकते हैं। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यही है रासायनिक अपक्रिया। एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये है, दोनों पदार्थ आपस में मिले तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। ठीक है, ये दोनों तत्व हैं, ये आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस बन जाती है। तो इस तरीके से इस समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? जैसे H2+O, ये हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन का प्रतीक है, O ऑक्सीजन का प्रतीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला दिया जाता है, इनके बीच अभिक्रिया कराई जाती है, तब इससे जो पदार्थ बनता है वो होता है H2O। कहने का मतलब इसको कहते हैं जल। ठीक है, तो इसी तरीके के जो परिवर्तन अभिक्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों, देखते हैं, बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण होता ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ पे एक उत्पाद तैयार हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इन मूल पदार्थों और उससे बने जो प्रोडक्ट होता है उसको सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई मान लो, तो रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे। तो वो जो पदार्थ होंगे उसको हम हिंदी में ना लिख के, जैसे यहाँ पे क्या है, सोडियम है यानी, तो सोडियम हम हिंदी में ना लिख के सोडियम या क्लोरीन, उनके प्रतीकों के द्वारा, उनके चिन्ह के जरिए जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और उससे जो उत्पाद तैयार होता है उस उत्पाद को भी जब हम प्रतीक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं तो उसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। आया आपको समझ में? तो यहाँ पे सोडियम का प्रतीक Na है, क्लोरीन का Cl है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोनों के बीच में, तो इससे एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको कहते हैं। तो इसको हम उस तरह बड़ा, देखिए उस तरह लिखने में क्या हो जाता है, समीकरण बहुत बड़ा हो जाता है, समझने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि सोडियम के कितने परमाणु रहेंगे और क्लोरीन के कितने परमाणु रहेंगे। लेकिन जो रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण के जरिए हम समझ सकते हैं, जब वो प्रतीक में लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे सोडियम ये है, ये क्लोरीन था, इसमें दो परमाणु, इसमें दो परमाणु, और इससे जो प्रोडक्ट बना वो NaCl बना, मतलब सोडियम क्लोराइड बना। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी जो है वो समीकरण, मतलब समीकरण से लिखने, रासायनिक समीकरण के जरिए हमें प्राप्त हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब अभिकारक व उत्पाद क्या है, मैं आपको बता दूं, अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलते हैं और आपस में अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम अभिकारक है और क्लोरीन भी अभिकारक है। ठीक है, इतना समझ में आया।
सोडियम अभिकारक है, रिएक्टेंट रिएक्शन करने वाले को रिएक्टेंट, रिएक्शन कौन कर रहा है, ये दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उत्पाद जिसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना। तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है। कहने का मतलब जो पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl प्राप्त हुआ तो ये क्या है, उत्पाद है या प्रोडक्ट है। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ये दोनों मूल पदार्थ हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये अभिकारक है, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ये क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड है। जैसे जब हम खिचड़ी तैयार करते हैं तो उसमें दाल डालते हैं, नमक डालते हैं, चावल डालते हैं, तो इतनी ये तीन चीज, दाल, नमक और चावल, पानी, ये क्या है, ये अभिकारक है। इससे कौन सा प्रोडक्ट तैयार हुआ, खिचड़ी। तो खिचड़ी क्या हुआ, उत्पाद हुआ। इतना समझ में आया? इससे ज़्यादा आसानी से और नहीं समझ सकते आप लोग। अब जैसे हलवा बनाना हुआ, हलवा में क्या होता है, चीनी, नमक, सूजी और भी आप सूखे मेवे डाल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हलवा बनाने में मिलाई जाएंगी, सामग्रियां, वो सभी अभिकारक हैं, और जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको बनाने के बाद उसका नाम होगा हलवा। तो वो हलवा जो होता है वो उत्पाद है। ठीक है, तो ये हुआ अभिकारक और उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से जान सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको चिन्ह के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, तो इसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। आप देखते हैं कि यहाँ पे अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Mg किसका प्रतीक है, Mg मैग्नीशियम का प्रतीक है। HCl किसका प्रतीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें मिला होता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रोडक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे दो आपस में मिलेंगे तो इससे एक नया प्रोडक्ट और तैयार होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दोनों जब आपस में मिले, इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया की, इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, इससे एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। वो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। और उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद जो उसमें हाइड्रोजन गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है, मतलब विस्थापित हो जाती है, या तो इसको इस तरीके से ये क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये उत्पाद बन जाता है। समझ में आया? अब जब रासायनिक समीकरण को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें देखते ये हैं कि जो उत्पाद होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक एरो मतलब तीर का निशान बना दिया जाता है कि भैया ये जो मिल गए हैं, रासायनिक अभिक्रिया करें आपस में, तो इनसे जो है हम तैयार भय है, मतलब ये जो है बना है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, ये और ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। अब इतना बेहतर तरीके से समझाने पर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, कितने प्रकार से रासायनिक समीकरणों को दर्शाया जा सकता है, कितने प्रकार से रासायनिक समीकरणों को लिखा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। एक शब्दों के जरिए, शब्द में लिखकर, और दूसरा जो होता है वो प्रतीक या सूत्र के जरिए लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस मतलब
रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। ठीक है, तो देखते हैं जस्ता है, जैसे जस्ता, इसमें जो है जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, जस्ता क्या होता है, जस्ता होता है ठोस, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, तनु। तनु का मतलब होता है डिल्यूट, मतलब नम, इससे जो है ये नम है, मतलब इससे ये हल्का है, तनु का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इससे बनता क्या है, जिंक सल्फेट तैयार हो जाता है, जिंक सल्फेट तैयार होता है। और जिंक सल्फेट होता क्या है, जिंक सल्फेट एक विलयन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो मुक्त हो जाती है। तो ये हुआ शब्दों के द्वारा निरूपण। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक शब्दों के जरिए और दूसरा प्रतीकों के जरिए या सूत्रों के जरिए। ठीक है, तो शब्दों के जरिए यहाँ पे देखा गया कि जस्ता होता है, जस्ता को हम लोग जिंक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जस्ता होता क्या है, जस्ता ठोस होता है, जस्ते का बर्तन आता है, आप लोग जानते ही होंगे। जब उसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई गई, ठीक है, HCl के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, वो तनु होता है, डिल्यूट होता है, मतलब तो इससे जो है ये हल्का होता है। तो यहाँ पे हम फिर आपको एक बार क्लियर कर दें कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, रिएक्टेंट क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है। तो जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये अभिकारक हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जिससे एक नया पदार्थ जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो रही है। तो इस तरीके से ये शब्दों द्वारा निरूपण आपका हो जाता है रासायनिक समीकरण का। अब देखते हैं प्रतीकों द्वारा किस तरीके से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, इसी समीकरण को देखते हैं। तो जस्ते का क्या होता है, जिंक होता है, और जिंक का प्रतीक होता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 होता है। तो इससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। तो इस तरीके से ये है प्रतीकों द्वारा निरूपण। तो ऊपर आपने देखा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम शब्दों के जरिए किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और इसी रासायनिक समीकरण को हमने प्रतीक के माध्यम से आपको दर्शा के बता दिया कि जस्ता का प्रतीक होता है जिंक, Zn, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। जब जिंक और H2SO4 को आपस में रासायनिक अपक्रिया कराई गई तो इससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट तैयार हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको शब्दों के जरिए और प्रतीकों या सूत्रों के जरिए निरूपण बता दिया गया है कि रासायनिक समीकरण का किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, शब्दों के जरिए और प्रतीकों या चिन्हों के जरिए या सूत्रों के जरिए। चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कौन कौन सी विधि होती है, रासायनिक समीकरण को लिखने का मेथड क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम किसी चीज़ का रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो उसमें अभिकारक शामिल होंगे उन अभिकारकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में जो अभिकारक उसमें हैं उन अभिकारकों का चिन्ह सहित हमें मालूम होना चाहिए कि इनका क्या होता है, प्रतीक मालूम होने चाहिए, और उससे जो उत्पाद तैयार होते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस प्रोडक्ट की हमें प्रतीक मालूम होना चाहिए, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। उसके बाद रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए।
यदि हमें किसी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए यदि हमें उसके अभिकारकों को, मतलब जो पदार्थ उसमें, जो तत्व उसमें रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतीक क्या होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे कार्बन का प्रतीक C है और ऑक्सीजन का प्रतीक O है। तो ये सारे प्रतीक हमें मालूम होने चाहिए कि जो अभिकारक उसमें है, रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं, उनका प्रतीक क्या है, उनके अणु कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो उत्पाद तैयार होगा, उसका भी सूत्र हमें पता होना चाहिए, और जो रासायनिक सूत्र हम पूरा लिख रहे हैं वो रासायनिक सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, किसी भी रासायनिक प्रतीकों को लिखने के लिए हमारे पास उनके अणु के साथ लिखा जाता है। तो प्रतीकों को किसके साथ लिखा जाता है? अणु के साथ लिखा जाता है। जैसे Cl2 हो गया एयर, ठीक है, जैसे क्लोरीन का Cl2 होता है, तो O2 होता है, CO2 होता है। तो कहने का मतलब, समीकरण लिखने के लिए हमें उन जो प्रतीक उसमें यूज होंगे, जो अभिकारक होंगे, उसके अणु हमें पता होने चाहिए। कुछ जो तत्व होते हैं वो द्विपरमाणुक होते हैं और कुछ होते हैं एक परमाणु वाले होते हैं, जैसे कि H2, O2 एंड Cl2। तो ये कुछ तत्व हैं जो कि दो परमाणु वाले होते हैं। तो हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व हैं जो दो परमाणु वाले हैं और कौन कौन से तत्व हैं जो एक परमाणु वाले हैं। जैसे एक परमाणु वाले हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और अर्जेंटम, चांदी। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अर्जेंटम ये सब एक परमाणु वाले तत्व हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें उन प्रतीकों के परमाणुओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये प्रतीक जो है, ये तत्व जो है एक परमाणुविक है या दो परमाणुविक है, तभी हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो सही हो सकता है। तीसरा है, रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण लिख दिया गया। तो जो अभिकारक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, तो इनको किस साइड में लिखा जाएगा? तो अभिकारक को सदैव जो है बाएं तरफ लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? बाएं तरफ लिखा जाता है। और जो उत्पाद तैयार होता है उसको दाएं तरफ लिखा जाता है। और उत्पाद प्राप्त होता है तो उसके पहले हमें इस तरीके से तीर का निशान बना देना चाहिए कि इन दोनों के रासायनिक अपक्रिया से ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें जानकारी रखनी चाहिए। और यदि उसमें जो है दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, या दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, तो उसमें जो है इस तरीके के प्लस का निशान भी बना दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इसमें कितने अभिकारक जो है मिलकर ये रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाए, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण को, जो ये हमारा चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया वाला रसायन विज्ञान का, ये जो है इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाए, रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपका मन करे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहें। हम क्लास 10 तक का जितना भी सिलेबस होता है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे।
तो तब तक के लिए जय हिंद।